करोड़ रुपए का बनता है। 92 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस के ऊपर 92 करोड़ 12 लाख रुपए में वो बिड चली गई है। जब ओपन बिड पर जाती है तो फिर उसमें कहीं कोई हिडन एजेंडा कुछ नहीं रहता है। अब हमारा कहना यह है कि अगर वो 115 करोड़ पर जो हमने स्वीकार किया था, उनको अलॉट किया था, वो चलता रहता तो साल का 22 करोड़ 88 लाख रुपए सरकार को बचता। अब चूंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके और अनाप शनाप तरीके से, अब इन्होंने का मतलब मैं ये किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने भी उस समय ये सब किया होगा, जो भी उस पर पिटिशनर बने होंगे, जानकारी मिलेगी। अभी विषय खुल रहा है तो जानकारी मिलेगी कौन उसके पीछे थे। इन्होंने कहा कि आप किन का नाम लेना चाहते हैं। मैंने कहा हमने आपका नाम नहीं लिया, आप क्यों पूछना चाहते हैं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में दिन का हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी बात जब छानबीन होगी तो पता लगेगा कि किसने उकसाया पिटिशनर को कि जाकर के उसको रद्द कराने की बात करे। एक शख्स ने कहा कि मैं इसको 150 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार हूं। एक खाली चेक भी वो दे के गया और उस चेक को बाद में जब एनकैश कराने की बात माइंस डिपार्टमेंट ने की तो वो डिसऑनर हो गया। ये कौन था जी 150 करोड़ का? एक व्यक्ति है, इन्हीं का कोई लाइजनर है वेदपाल नाम से, जो इस माइनिंग में वहां अपना एक्टिवली, नाम अब उसके नाम से कंपनी शायद नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके लाइजनिंग में या इनका कोई जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के नाते से या उनके मैनेजर के नाते से कुछ काम करता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 150 करोड़ रुपए का लूंगा। अगर वो 150 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार था तब तो हमें लगता है कि हमने शायद गलत दी है, लेकिन वो 150 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, उससे कोर्ट से रद्द करा दिया और रद्द कराने के बाद फिर ऑक्शन में जाने के बाद उसमें 22 करोड़ 88 लाख रुपए का घाटा हुआ साल का। इस घाटे का जिम्मेवार जरूर कोई ना कोई उसके पीछे जिसने ये सारा षड्यंत्र किया है उसका हाथ मिलेगा। अब चूंकि अभी तक ये विषय दबा हुआ था, अब चूंकि बाहर निकला है, हम निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ था। तो वसूली कैसे करेंगे? आपने कहा कि आज से हम ढूंढेंगे और वसूलेंगे पैसा। जब जानकारी मिलेगी कि कौन इसके पीछे था, कैसे था, आज अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी षड्यंत्र के तहत किया गया तो हो जाएगा। हाँ, यदि ईमानदारी से उनको लगता है कि नहीं उस समय इसकी कीमत उन्हें नहीं थी, कम थी, तो बिड तो ओपन थी, ओपन बिड में कोई भी ले जाएगा, उसका विषय नहीं है। लेकिन रद्द कराई गई और ये कह करके कि टेक्निकली फॉल्ट पर है, तो हमें ऐसा ज्यादा मिल रहा है और टेक्निकली वो फॉल्ट है कि नहीं है, एजी ने रिपोर्ट दे दी है, तो उसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो गया है वो किसी न किसी मकसद को लेके गया है। तो हमारा ये गंभीर एक विचार इस प्रकार का बना है कि हम जरूर तहकीकात में जाएंगे कि ये नुकसान किसने कराया, क्यों कराया। सरकारों ने जिस तरीके से मतलब 2013 में ये बिड हुई 115 करोड़ में दी गई, उसके बाद क्लियरेंस नहीं थी, शुरू नहीं हो पाई माइनिंग, यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप समझते हैं? आपने कहा कि अभी जांच करवाएंगे तभी पता लगेगा। देखिए, बिडिंग के बाद लगभग 1 साल का तो हम टाइम ही देते हैं। 1 साल का तो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए टाइम मिलता है कि उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 1 साल के बाद उसको जो डेड रेंट है उसको चालू किया जाता है। लेकिन 1 साल में कभी भी एनवायरमेंट क्लियरेंस किसी मायने की होती नहीं है, लगभग कहीं 1.5 कहीं 2 ये लगते हैं। तो उनको भी 2013 दिसंबर में दी गई, बल्कि 2014 के शायद जनवरी में दी गई। तो जनवरी 2016 में वो 2015 के अंदर जाकर के उन्होंने चालू किया, तो 1-1.5 साल लगा है, वो कोई अतिरिक्त टाइम नहीं लगा है। जो उनका ये कहना कि हमारे टाइम में तो हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दी, अब कैसे दे सकते थे? आप जनवरी में बिड को दे रहे हैं और अक्टूबर में आपको जनता विदा कर रही है, तो आपका तो 1 साल ही पूरा नहीं हुआ था। जारी किया गया तो इसको तो आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रही है इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में? देखिए, मैं बिना किसी तथ्यों के ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इलेक्शन ईयर में कुछ चीज दी गई है। ये तो 5 साल लगातार चलता है। अगर कोई बिड दी गई है और उस बिड में यानी जनवरी 14 के अंदर कोई चीज ऑक्शन में होती है और 15 में उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलकर के उनको एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसका अर्थ ये कि वो कोई डेट, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका यानी कोई डिले भी नहीं है। वो सामान्य प्रक्रिया में 1-1.5 साल जो लगा उसमें लगा। लेकिन 15 के बाद जब वो एक पार्टी कहती है कि आपने जो कि HSITC में दिया है 5-7 का पहाड़, जो कि उसी डेट को जनवरी 2014 को ही दिया जा चुका है, वो भी हमने आके नहीं दिया है, इन्होंने आके दिया है, तो झगड़ा तो इनका है। इन्होंने उसको कोर्ट का इशू बना करके और अंदर अंदर क्या खेल हुए हैं, उस खेल की जानकारी जब मिलेगी तो निश्चित रूप से उसको बताया जाएगा। 2013 में जब ये सुंदर मार्केटिंग को दिया गया था, उसके बाद सरकार आपकी आई,
13 में नहीं दिया, 13 के अंदर ऑप्शन 13 में ऑक्शन हुआ, 15 में उसका ऑक्शन का फाइनल हुई 115 जनवरी 14 में 15 में एनवायरमेंट क्लियरेंस होकर के उनका एग्रीमेंट हुआ। जी। तो सर उस वक्त ये नुकसान की बात ही क्यों आई? क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 करोड़ रुपए उस समय रिजर्व प्राइस रखा गया था और 115 करोड़ रुपए तक बिड गई थी उस वक्त, जब 2013 में ऑप्शन कराएगी। इससे ज्यादा की बात भी हो सकती थी। इसको लेकर के वक्त भी इसमें लगा, एक प्रक्रिया एजी के माध्यम से भी चली, उसमें भी नुकसान रहा होगा सर उसको लेकर के? नहीं, एजी का उससे पहले कुछ चला मालूम नहीं, मैं तो बाद की बात कर रहा हूँ। बाद में चूंकि 115 करोड़ में चली गई थी, अब उसमें से एक पार्टी विड्रॉ कर गई, जो मेजर पार्टनर था वो विड्रॉ कर गया कि मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं क्योंकि आपने HSIDC की 7 वाली खाना की माइन दे दी है, जिसके कारण से मुझे नुकसान हो जाएगा। उसी का एक दूसरा पार्टनर कहता है ये बाहर जाता जाए, लेकिन मैं 115 करोड़ में लेने के लिए तैयार हूं। जब एक बिड 115 में गई है, दूसरा पार्टनर लेने के लिए तैयार है, हमने तो केवल इतना ही चेंज किया है कि पहले पार्टनर को दोनों को छोड़ करके उसके एक पार्टनर को अलॉट कर दिया। उसमें वो टेक्निकल खामी ढूंढ रहे हैं। हम कहते हैं टेक्निकल खामी में अगर कहीं कोई गड़बड़ होती तो बाद में वो माइन 115 की बजाय 116, 18, 120, 125 करोड़ में जाती। बाद में उसको कोई लेने वाला तैयार नहीं और 109 करोड़ में वो जा रही, 92 करोड़ रुपए में जा रही है, 92 करोड़ 12 लाख में जा रही है। इसका मतलब 22 करोड़ 88 लाख रुपए का घाटा वो आपने कराया है। किन्होंने? जिन्होंने पिटीशन किया। तो पिटीशन करने वाले की मानसिकता क्या थी, इसकी जानकारी हम लेंगे। सर ये आपकी सरकार आने पर CLU या फिर HSTP में हुडा के प्लॉटिंग तमाम मामलों में आपने अलग अलग तरह से नियम बदले, उसके बाद पारदर्शिता बढ़ गई और अब उनका जिक्र नहीं होता उन चीजों का। ये माइनिंग का जो खेल है सर, इससे निपटने के लिए कोई बेहतर नीति बनाई? हमने माइनिंग की पॉलिसी बनाई है और माइनिंग की पॉलिसी में बहुत उनको सुविधाएं दी गई हैं कि कल को कोई आदमी नहीं भी चलाता है तो उसकी डिक्लेरेशन पर विद इन 1 मंथ उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। अगले 1 महीने में उसकी ऑक्शन हो जाती है और जो सालों साल के जो डेड रेंट उनको देने पड़ते थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। बल्कि अब इसमें ऑक्शन भी आसान हो गई है, ऑक्शन का पैसा भी ज्यादा आता है, क्योंकि लोगों की जो दुविधाएं हैं, इन्होंने जो पेज फंसा रखे थे कि हाँ अगले को बांध के ऐसा रखो आदमी ना निकल सके, ना आ सके, ना जा सके। अब कोई वेस्ट इंटरेस्ट रहे होंगे, लेकिन हम उन वेस्ट इंटरेस्ट से दूर हो गए, सारी चीज पारदर्शिता कर दिया। आज माइनिंग का किसी प्रकार का कोई झगड़ा नया नहीं आता है, पुराने झगड़े हैं उनके कारण से इस तरीके के मामलों में आम देखने के लिए मिलता है। जैसे गोवर्धन माइंस ने ये लिया, लेकिन GPA के माध्यम से दोबारा वही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उस रोल के अंदर है, उस पूरी माइन को ऑपरेट करना। देखिए जब एक कोई अमूमन यही देखने के लिए मिलता है कि एक फर्म को अगर हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो वही व्यक्ति किसी वाया रूट से दूसरी फर्म बनाता है। इस तरीके की जो चीजें हैं आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। वो नई फर्म बना करके नए लोगों को सामने करके वो लोग उन चीजों को वैसे ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। इस पर किस तरीके से अंकुश लगे? देखिए इसमें तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अब कोई आदमी किसी का मैनेजर बन के काम करता है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन कंपनी में जब किसी की भागीदारी होती है उसकी डायरेक्टर के नाते किसी और नाते उसको चेक किया जा सकता है। यहाँ जिस प्रकार का जो खेल करने वाले व्यक्ति हैं वो कहीं भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। खास करके अगर मैं नाम वेदपाल का लूं या कोई और उनका एक मलिक कोई नाम आया था, हाँ उसका कुछ रोल है। यानी कुल मिलाकर के उसका पूरा एक चेक किया जाता है कि जो डिफॉल्ट कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसका डायरेक्टर नई कंपनी बना के ना आएगा तो उसको यानी डिस्क्वालीफाई करेंगे। ये आज भी है। लेकिन अगर कोई किसी के यहाँ जाकर यानी अनऑफिशियली कोई काम करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। धन्यवाद।